नमस्कार, संस्कृति पीसेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि हम डेली कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करते हैं, तो आज हमारे पास 4 टॉपिक्स हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं? सबसे पहला है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क 2023 आया है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि यह किस प्रकार से इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कार्य करता है, क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। दूसरा है अकेलापन एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा है, WHO ने इसे डिक्लेयर कर दिया है, तो इसके बारे में बात करेंगे। और भारत इसके लिए क्या कार्य कर रहा है, भारत इसके लिए कौन कौन सी हेल्पलाइन नंबर जारी की हैं इसने, इस पर चर्चा होगी। तीसरा है कमजोर आदिवासी समूह के लिए 24,000 करोड़ की योजनाएं लाई गई हैं। और अंत में है डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को मंजूरी दे दी गई है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो कि क्या क्या चीज़ इसमें है। सबसे पहले बात करेंगे हम किसके बारे में, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के बारे में। तो सबसे पहले हमें यह जान लेना है कि यह एक फ्रेमवर्क है, यह अभी कोई ट्रीटी नहीं है कि इसमें बहुत सारे देशों ने हस्ताक्षर किए हैं और शामिल हो गए हैं। ठीक है, ये एक जस्ट इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है जो किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया है। यानी कि अमेरिका ने इसकी स्थापना करी है, इस फ्रेमवर्क की अमेरिका के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक है, और हाल ही में यह तीसरे इंडो पैसिफिक जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, इसकी बैठक हुई। और यह बैठक कहाँ पे हुई है? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में आयोजित की गई है। तो इसी बैठक से संबंधित किन बिंदुओं पर बातें हुई हैं, इनको भी हम जानेंगे। तो बैठक कहाँ हुई है? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुई है। तीसरी बैठक हुई है, ये याद रखना है आपको। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व पीयूष गोयल जी द्वारा किया गया, यानी कि भारत की तरफ से पीयूष गोयल ने यहाँ पर अपना उपस्थिति दर्ज की है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इंडो पैसिफिक ये जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है इसके बारे में। तो यह फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया था आपका 2022 में, कहां पर? टोक्यो में। और किसके द्वारा किया गया था? जैसे मैंने बताया कि अमेरिका के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसमें यदि मैं बात करूं कि कुल कितने देश हैं, तो इसमें कुल 14 देश वर्तमान में शामिल हैं। और इनमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, लेकिन इससे पहले कि क्या जरूरत थी अमेरिका को ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लाने की? जैसे ही कोविड आया, आपने देखा कि पूरे विश्व में जो आप डिपेंडेंसी देख रहे थे अर्थव्यवस्था की, आप सामान को लेकर के, वस्तु चाहिए थी या किसी भी चीज को लेकर के, तो ज्यादा से ज्यादा जो कंट्रीज थी वो कहाँ पे डिपेंड थी? चाइना के ऊपर डिपेंड थी। ठीक है, और चाइना क्या कर रहा था? इस चीज का फायदा उठा रहा था, इससे उसे फायदा मिल रहा था। और साथ ही साथ वो सिर्फ उस समय सेंट्रलाइज्ड हो गया था। ठीक है, इसलिए यह देखा और जो अदर कंट्रीज थी उन्होंने यह जाना भी कि यदि हम किसी सिर्फ एक इकोनॉमी पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंड हैं, चाहे वो व्यापार से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, ये जो खतरे का समय होता है ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित हो सकता है। और साथ ही साथ ये जो कंट्रीज हैं, जो इसमें 14 कंट्रीज हैं, वो बेसिकली क्या चाहती हैं? चाइना का जो व्यापार से रिलेटेड पूरा जो उसने जाल फैला रखा है उसको ब्लॉक करना चाहती हैं। तो ये ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं और बहुत सारी जो कंट्रीज हैं, न्यूज़ चैनल्स ने बताया कि इसका जो मेन मोटो है कि चाइना की जो आपकी ट्रेड पॉलिसी है उसको ब्लॉक करना है। तो उसको ब्लॉक करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो ज़रूरत इसकी इसलिए पड़ी, कैसे कि कोविड-19 के समय बहुत सारी चीज़ें हमें आपको देखने को भी मिली। ठीक है, तो यह रीज़न था चाइना का बेसिकली इसको टैकल करना है इसमें। अब बात कर लेते हैं ये 14 सदस्यों के बारे में। तो इसमें क्वाड के जो 4 सदस्य देश हैं, कौन कौन से हैं क्वाड के 4 सदस्य देश? इंडिया है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। ये चारों देश इसमें शामिल हैं। साथ ही साथ यदि मैं बात करूं आसियान कंट्री की, एक तो क्वाड के चारों देश, ठीक है, क्वाड के चारों देश मैंने आपको बता दिया कौन कौन से हैं, याद रखिएगा, फिंगर टिप पे मेरे साथ बोलिए क्योंकि मैं चाहती हूं आपको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज हो। सबसे पहला है आपका इंडिया, दूसरा है यूएस, तीसरा है आपका ऑस्ट्रेलिया और चौथा है जापान। ये चारों देश इसमें शामिल हैं। इसके बाद आसियान कंट्रीज की यदि मैं बात करूं तो आसियान के, क्वाड के तो 4 हो गए, आसियान के 7 कंट्रीज इस फ्रेमवर्क में शामिल हैं। 7 कंट्रीज इसमें फ्रेमवर्क के शामिल हैं। सिर्फ 3 कंट्री बचती हैं जो इस फ्रेमवर्क में शामिल नहीं है, दैट इज मलेशिया, कंबोडिया एंड लाओस। तो इसमें शामिल कौन नहीं है? आसियान की 3 कंट्री, एक तो मलेशिया, ठीक है, फिर उसके बाद कंबोडिया एंड देन लाओस। ठीक है, ये आपको याद रहेगा कि कौन सी कंट्रीज है जिसमें शामिल नहीं है। अब
अब टोटल कंट्रीज की यदि मैं बात करूं तो टोटल 14 है। कौन कौन सी है चलिए देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया है, इसके बाद ब्रुनेई है, फिजी है, भारत है, इंडोनेशिया है, जापान है, कोरिया गणराज्य है, और कौन सी है, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और अमेरिका। ये 14 कंट्रीज हैं जो इसमें हैं, और ये जो 14 टोटल कंट्रीज हैं ये पूरी वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था का 40% हिस्से का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी कंट्रीज हैं यहाँ पे पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी का 40% हिस्से का ये प्रतिनिधित्व कर रही हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ व्यापार में इनका, पूरे वर्ल्ड के व्यापार में इनका 28% का योगदान है। ठीक है, इसीलिए हम इस फ्रेमवर्क को जान भी रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे बात हो गई कि कौन कौन से देश हैं, कितने टोटल देश हैं, कब इसको लॉन्च किया गया था और कौन इसका प्रतिनिधित्व करता है। बेसिकली तो अमेरिका है जिसने इसको लॉन्च किया था। अब आगे बात कर लेते हैं कि इसका क्या उद्देश्य था और किन किन पिलर्स पर ये जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक, यहाँ पे एक वर्ड आया है दैट इज इकोनॉमी, तो किस प्रकार की इकोनॉमी ये 14 कंट्री मिलकर के बिल्ड करना चाहती हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। भारत प्रशांत क्षेत्र के देशों के बीच इनका जो मेन मोटो है कि इनकी आर्थिक साझेदारी मजबूत हो। इंडो पैसिफिक रीजन में इनकी आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है, इसी उद्देश्य से इसको लाया गया था। इसमें 4 स्तंभ दिए गए। ये 4 स्तंभ क्या क्या थे? सबसे पहला था क्या कि आपको कनेक्ट करना है इकोनॉमी को। ठीक है, तो पहले यदि मैं स्तंभ की बात करूं, फर्स्ट स्तंभ की, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख देती हूं, टू कनेक्ट दी वर्ल्ड, जो जितनी भी इकोनॉमीज हैं उनमें कनेक्ट करना है। ठीक है, पहला एक दूसरे की इकोनॉमी से कनेक्ट होना है। दूसरा क्या था? दूसरा था रेजिलेंट इकोनॉमी। रेजिलेंट इकोनॉमी, तीसरा क्या था आपका? तीसरा था आपका क्लीन इकोनॉमी। ठीक है, कि इकोनॉमी क्या होनी चाहिए? क्लीन होनी चाहिए। क्लीन इकोनॉमी कैसी? कि वहां पर जो कार्बन एमिशन है उसको शून्य करना है, पर्यावरण और साथ ही साथ व्यापार, इनको बैलेंस करना है, इन सारी चीजों को लेकर के इस क्षेत्र में कार्य करना है। और अंत में आ जाता है फेयर इकोनॉमी। तो ये 4 यहाँ पर इसके पिलर बताए गए हैं और इन्हीं पिलर्स पर ये जो 14 कंट्रीज हैं ये कार्य कर रही हैं। ठीक है, तो ये 4 पिलर्स हैं टोटल जिन पर ये 14 कंट्री वर्क कर रही हैं। अब यहाँ पर एक चीज अच्छी है, जैसे मैंने बताया कोई ट्रीटी नहीं है, इट्स जस्ट लाइक अ फ्रेमवर्क। और इस फ्रेमवर्क में पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी है कि जो भी कंट्री को इसमें से जो सेक्टर पसंद आ रहा है उसको वो चूज कर सकती है, उसका समर्थन कर सकती है। तो भारत इसमें से 3 का समर्थन करता है और एक के साथ वह सहयोग नहीं करता है, दैट इज फेयर इकोनॉमी। फेयर इकोनॉमी के साथ भारत समर्थन नहीं करता है। ठीक है, तो आपको ये याद रहेगा कि किसके साथ भारत समर्थन नहीं कर रहा है, दैट इज फेयर इकोनॉमी। फेयर इकोनॉमी के कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ नीतियां हैं जिसके साथ भारत अपने आप को कंपैटिबल नहीं पा रहा है, इसलिए वह इससे बाहर है। आपने शार्क टैंक में सुना होगा आई एम आउट। हाँ, तो ये वही है। इंडिया का कहना है आई एम आउट फ्रॉम फेयर इकोनॉमी। ठीक है, और बाकी ये 3 जो है इन तीनों का यह समर्थन कर रहे हैं। अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आ रही हैं, इन पिलर्स को किस प्रकार से बिल्ड किया जाएगा, तो इनकी हम बात करेंगे। और ये जो अभी तीसरा आपका सम्मेलन हुआ है तो इसमें किस पर बात की गई है? इसमें बात की गई थी आपकी क्लीन इकोनॉमी, मेन चर्चा का विषय था, और दूसरा था आपकी फेयर इकोनॉमी। ठीक है, जिसका हिस्सा भारत नहीं है और इसीलिए इसमें बहुत सारी कंट्रीज जो है इसकी तरफ आकर्षित हो रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आपको कोई चीज नहीं पसंद आ रही है तो आपको उससे बाहर हो जाना है। इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, जो आपको अच्छा लग रहा है आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, तो इस तरह से कुल आपका फ्रेमवर्क है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं इसी के बारे में। तो भारत 4 में से 3 स्तंभों, जैसे मैंने आपको बताया, इस बैठक में स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था, इस पर बात की गई। ये आपका क्लीन एंड फेयर। इसमें क्या था? इसमें भारत ने स्वच्छ अर्थव्यवस्था को लेकर के कहा कि जो हाइड्रोजन आपूर्ति है, जो भारत की तरफ से कुछ मत दिए गए वह ये थे कि हाइड्रोजन आपूर्ति की पूर्ति करना है, साथ ही साथ जैविक ईंधन जो है उसको संरक्षित करना है, उसको देखना है, और साथ ही साथ क्या करना है, जो ई कचरा है मतलब कचरे को डिकम्पोज करना है, उसको डिकम्पोज करके कुछ नई चीज, जैसे अभी आपने देखा होगा कि जितना भी कचरा है
जो अभी दिल्ली में जो कचरे का पहाड़ एक बना हुआ था, प्लास्टिक एंड सबको, इन सबको डिकम्पोज करके क्या बनाया जा रहा है, उसकी सड़क बनाई जा रही है, रोड बनाई जा रही है। तो इसी तरह से पर्यावरण से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको शॉर्ट आउट करना है, व्यापार को बढ़ावा देना है और इस क्षेत्र में आगे जाना है, जो कार्बन एमिशन है उसको कम करना है। तो इन्हीं बिंदुओं पर बात की गई। इसमें भारत का क्या था कि हाइड्रोजन आपूर्ति पर उसने चर्चा की है। उसने किस पर चर्चा की है, आपकी जैव ईंधन पर चर्चा की है और ई रिसाइकलिंग इस पर चर्चा करी है। अब बात आ जाती है निष्पक्ष अर्थव्यवस्था। यहां पर भारत का क्या मत था कि पहले तो जो टेरर फंडिंग है उसको रोकना है, ठीक है। दूसरा क्या था कि जिस भी कंट्री के पास जो पैसा है उसको कैसे वसूलना है, उस प्रकार की जो नीतियां हैं उनका निर्धारण किया जाए, तो इसको देखना है। और साथ ही साथ क्या करना है, जो भ्रष्टाचार से संबंधित चीजें हो रही हैं उनको समाप्त करना है। तो इस पर इन चीजों पर ये बल दिया गया था। कनेक्ट एनर्जी, मैंने बताया कि एक दूसरे की इकोनॉमी से कैसे कनेक्ट होना है, किस प्रकार से हमें कहाँ से कौन से वस्तु व्यापार इनकी चर्चा करनी है। हमें सिर्फ एक कंट्री पर नहीं डिपेंडेंट रहना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं किसी एक ही शॉप पर जा रही हूँ सामान लेने के, मैं एक ही शॉप पर डिपेंडेंट हूँ, या उस एरिया में सिर्फ एक ही शॉप है जहाँ से सब लोग सामान लेते हैं, ठीक, वहाँ पर अगर कोई सामान आपको नहीं मिलेगा या फिर वो आपको अपने मनमानी रेट पे भी देगा, क्योंकि उसको पता है कि सारे लोग यहीं पर आते हैं। तो इसी वजह से इसको टैकल करने के लिए यदि मैं किसी और मार्केट या किसी और शॉप पर जाने लगूँ तो बैलेंस बन जाएगा। मुझे ये भी पता रहेगा अगर इसके पास ये सामान नहीं है तो किसी और मार्केट में मिल जाएगा या किसी और शॉप में मिल जाएगा। तो सेम वैसे ही है कि इकोनॉमी को कनेक्ट करना है कि भारत ये पूरी तरह से किसी एक इकोनॉमी पे ना कनेक्ट कर रहे आपूर्ति के लिए। जैसे यदि आपको पता हो, अभी तो हाल ही में ये जो रूस आपका यूक्रेन का वॉर हो रहा था, यहाँ पर सनफ्लावर जो आपका ऑयल है वो इन्हीं दो क्षेत्रों से ज़्यादा आता था, लेकिन उन दोनों में वार छिड़ गया। तो इस वजह से भारत में ये जो सनफ्लावर ऑयल की आपूर्ति है ये बाधित हो गई। अब भारत कहाँ से लेगा, प्रॉब्लम है। तो इसी को शॉर्ट आउट करने के लिए भारत कोई सेकंड वे देखेगा कि अब मुझे इन कंट्रीज से भी ये सनफ्लावर ऑयल जो है वो आपूर्ति करनी पड़ेगी। तो यही है आपका इकोनॉमी से कनेक्ट होना। सिर्फ हमें चाइना पे डिपेंडेंट नहीं रहना है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, हमें अदर वेज भी देखनी है, अदर कंट्रीज भी देखनी है जहाँ से हम व्यापार अच्छी तरह से कर सकते हैं। वो अलग बात है कि चाइना ने इसमें जुड़ने के लिए अपने जो इच्छा है वो जाहिर करी थी, बट अभी फ्यूचर में देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये आपको पता चल गया, ये आपको समझ में आ गया बेसिकली क्या फ्रेमवर्क है, क्या क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार से यह कार्य कर रहा है। चलिए आगे आ जाते हैं। दूसरा, अकेलापन, इसके बारे में बात करेंगे। अब अकेलापन ये नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है। अगर अकेलापन वर्ड आता है तो आपको ये लगता है अरे हाँ मैं तो अकेला हूँ, तो यू आर नॉट अकेला एट ऑल, ठीक है। तो अकेलापन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब आप, जैसे आप भी प्रिपरेशन के दौरान तैयारी कर रहे हैं, कई बार होता है कि मेंटली आप बहुत परेशान हो जाते हैं, फैमिली से आप बात नहीं कर पा रहे, खुल के आप दोस्तों से कुछ नहीं बता पा रहे, प्री मेंस में अटक गए हैं। तो वो जो अकेलापन जिसकी बात कर रहे हैं वो दैट इज दिस लोनलीनेस, कि आप अकेले हो, आप कुछ कह नहीं पा रहे हो, अंदर ही अंदर घुट रहे हो। और कई बार यहाँ पर सोसाइटी का भी बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है, ठीक है। तो ये है, तो इसी को एक वैश्विक गंभीर स्वास्थ्य खतरा बताया गया है WHO के द्वारा कि इसके केसेस में बढ़ोतरी होती जा रही है। और साथ ही साथ यह इस प्रकार से आपकी बॉडी को खाता है जैसे कि आपने एक दिन में अगर 15 सिगरेट पी रहे हो, जितना ये आपकी बॉडी को हार्म कर रहा है, उसी प्रकार जब आप इस अकेलेपन को फेस करते हो तो उसी प्रकार आपकी बॉडी उस 15 सिगरेट के बराबर हार्म होती है, ठीक है। तो ये WHO की रिपोर्ट थी जो मैंने अभी आपको बताई। अब इसमें हम ये भी देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, किस आयु वर्ग के कितने प्रतिशत लोग शामिल हैं और भारत में इसके लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं, ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अकेलेपन को आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली अब ये कह दिया गया है कि एक वैश्विक खतरा है। दुनिया भर में 4 में से 1 वृद्ध व्यक्ति सामाजिक अलगाव का अनुभव करता है, और ये वृद्ध एवं युवा दोनों के लिए है। और पूरे वर्ल्ड में 4 में से 1 व्यक्ति ऐसा है जो इस प्रकार का अनुभव कर रहा है। क्यों इतने सारे आप देखते हो कि वृद्धा जो वेलनेस सेंटर हैं वो अब खुलते जा रहे हैं, क्यों? वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते। एक अकेले व्यक्ति को आप अपने पेरेंट्स को नहीं संभाल पा रहे हो। अभी कोई घटना थी, और ये सिर्फ अनपढ़ लोग नहीं करते, ये बहुत पढ़े लिखे लोग करते हैं। एंड आई वाज शॉक्ड ऑन इट कि कैसे कोई इतना पढ़ा लिखा, कोई वकील है, कोई कहीं पर कार्य कर रहा है और वो अपने पेरेंट्स के साथ इस प्रकार से व्यवहार करता है, उनको वहीं पर कहीं पर छोड़ाता है जा करके, ठीक है। तो हर 4 में से 1 वृद्ध इसका शिकार है, फील कर रहा है इस अकेलेपन को। ना उसकी फैमिली उसके साथ है, ना ही उस समाज में उसको उस प्रकार की रिस्पेक्ट मिल रही है, और ना ही वो किसी से अपनी बातें शेयर कर पा रहे हैं, ठीक है। जिसके मृत्यु दर प्रतिदिन 15 सिगरेट पीने के बराबर है, जैसे कि मैंने बताया। इसके लिए WHO द्वारा अमेरिकी सर्जन जनरल विवेक मूर्ति
और अफ्रीकी संघ के युवा दूत चिडो पेम्पा, इनके लिए इन दोनों की अध्यक्षता में एक समिति, अंतर्राष्ट्रीय आयोग, इसका निर्माण किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय आयोग लॉन्च किया गया है जो इससे संबंधित जो भी मुद्दे होंगे उनको देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे और उन्हें बताएंगे कि कैसे वह इस समस्या से दूर हो सकते हैं। ठीक है, अब आयोग का उद्देश्य क्या है कि स्वास्थ्य से सामाजिक जो कनेक्शन है उसको बिल्ड करना है, लोगों को बताना है, जागरूक करना है, इसकी भूमिका का विश्लेषण करना है। दूसरा है समाधान प्रस्तावित करना है कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, आज के टाइम में आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि हम किसी को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं ना, वो हमें 10 प्रॉब्लम बताने लगता है। कई बार ऐसा होगा कि लोग आपको सोल्यूशन नहीं देंगे, बस वो कहेंगे कि हाँ हम जानते हैं ये चीज़ है, हम समझ रहे हैं आपकी प्रॉब्लम को, ये वो फलाना ढिमाका कह करके कट लेंगे। तो आज का टाइम ऐसा है, सोल्यूशन आपको कोई नहीं देगा, खाली बस हाँ आप बता रहे हो तो आपके साथ और बताने बैठ जाएगा कि हाँ हमको भी ये 4 दिक्कत है, तो आप खुद ही बंद कर दोगे कि भाई रहने दो, मेरे पास भी दिक्कतें हैं। तो ये वैसा टाइम है। तो यहाँ पर क्या है कि समाधान प्रस्तावित किया जाएगा और साथ ही साथ वैश्विक स्वास्थ्य के रूप में सामाजिक कनेक्शन को बढ़ावा देना है कि लोग आपस से कनेक्ट हों। कनेक्ट, यहाँ पे मेरे को एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद आया कि हम फेसबुक पर हैं, हम सोशल मीडिया पर हैं, हम इंस्टा चला रहे हैं, हम थ्रेड्स भी अब आ गया वो भी चला रहे हैं, हम एक्स चला रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देख रहे हो कि लोग कितना अकेलापन फील करें, जबकि हमारे पास इतने प्लेटफॉर्म्स हैं कि हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। तो वही आज जितना इंसान सोशल मीडिया पर एक्टिव है, अगर वो रियलिटी में एक्टिव हो जाए तो शायद ये जो अकेलापन आज वैश्विक खतरा है वो नहीं होता। हम सिर्फ फ़ोन पर सपोर्ट करते हैं, कोई भी चीज़ आएगी हैशटैग दिस, हैशटैग दैट, हैशटैग वो, हैशटैग ये, ठीक है, ये करने लगते हैं। लेकिन हम उतना, कोई भी मैटर अगर हमारे सामने हो रहा होगा तो हम उस पर खड़े होकर के बात नहीं करेंगे। अभी आपने देखा होगा शादाब डेयरी केस था, एक 16 साल की लड़की की हत्या कर दी गई थी, वहाँ पर लोग सड़क चलते देख रहे थे लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, और वही केस जब सोशल मीडिया पर आया तो आप कमेंट सेक्शन आपने भर दिए। तो ये इस प्रकार के आज हम सोशलाइज हो रहे हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होता है इस चीज़ को लेकर के कि हम बहुत एक्टिव हैं, बट वी आर एक्चुअली जो प्रेजेंटली भौतिक रूप से एक्टिव होना है वो हम एक्टिव नहीं है, हम जीरो हो चुके हैं आज के टाइम में। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। समाधान इसके लिए क्या है उस पर बात कर लेते हैं, वरना आप कहोगे आज मैम कुछ ज़्यादा ही लेक्चर दे रहे हो आप। तो इसके लिए आयोग ने 3 साल की पहल की शुरुआत की है। इसके लिए आयोग द्वारा ये जो आपका पहल चलाया जा रहा है ये 3 साल के लिए बना है, 3 साल के लिए कार्य करेगा। यह पहल स्वास्थ्य और कल्याण पर, सामाजिक अलगाव, अकेलेपन, इनको कैसे टैकल करना है समझाएगा और इस पर ध्यान केंद्रित करेगा लोगों का, समाज का। साथ ही साथ इसका उद्देश्य सभी आय स्तर वाले देशों में प्रभावी समाधानों के विस्तार में तेजी लाना है। और ये पूरे वर्ल्ड के लिए आयोग है, ये सिर्फ अमेरिका, यूएस या चाइना के लिए नहीं है, पूरे वर्ल्ड के लिए इस आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, अब इसके परिणाम क्या होते हैं, आपके स्वास्थ्य को कैसे इफेक्ट करता है। आपको स्ट्रोक आ सकते हैं, जनरली आपका हार्ट ब्लॉक हो गया, आप डेड हो गए। चिंता, इससे बहुत ज़्यादा यदि आपको स्ट्रेस रहेगा, आपकी बॉडी आपकी पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। मनोभ्रंश होता है, आपको अवसाद का शिकार हो सकते हैं और आत्महत्या भी आप करते हो। तो ये केसेस आपको देखने को मिल भी रहे हैं आज के टाइम में। इससे यह आपकी चीज़ें सामने आकर के निकलती हैं। ठीक है, सभी आयु वर्ग के समूह के जो लोग हैं वो अकेलापन फील कर रहे हैं। यदि मैं बात करूं कि वृद्ध वयस्कों की, तो उनमें यह खतरा 50% है। और वहीं साथ ही साथ यदि मैं बात करूं स्ट्रोक के खतरे की, तो ये 30% तक बढ़ जाता है कोरोनरी धमनी रोग के कारण। ठीक है, तो ये वृद्ध वयस्कों में खतरा आपको बताया गया। साथ ही साथ लगभग 5 से 15% जो किशोर हैं वो इस समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें ये हर आयु वर्ग के लोग जो है वो झेल रहे हैं। तो ये तो थी चीज़ें। अब बात कर लेते हैं कि भारत इसके लिए क्या कार्य कर रहा है और भारत के लिए इसके लिए कौन कौन से आयोग बनाए गए हैं, अवसाद से निपटने के लिए क्या हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं, इन पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यदि मैं बात करूं लिविंग की या हमारे स्वास्थ्य की, तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत स्वस्थ रहना हमारा फंडामेंटल राइट है। तो आर्टिकल एक तो 21 हो गया, ठीक है, जिसके अंतर्गत हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है। क्या होना है, हमें स्वस्थ होना है। ये जो स्वास्थ्य है हमारा फंडामेंटल राइट है। स्वास्थ्य इज अ फंडामेंटल राइट। मेंटली हम प्रॉब्लम में हैं, अवसाद में हैं, तो जीना हमारा अधिकार है और स्वस्थ रहना भी हमारा अधिकार है। एक तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरा, यदि मैं बात करूं भारत ने इसके लिए कौन सी समिति या कमेटी का गठन किया है, तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 1982 में। किसके द्वारा, भारत के द्वारा। कार्यक्रम क्या था, राष्ट्रीय
मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है, पूरा कर लेना इसे आप। जिसकी शुरुआत कब की गई थी? 1982 में की गई थी और 2003 में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए दोबारा से, ठीक है। तो एक तो ये बना। दूसरा, इसके बाद एक और चीज लॉन्च की गई, वो था आपका मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017। इसके बाद आया मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम था, और इस अधिनियम में क्या क्या बातें शामिल थी? 2017 इस अधिनियम में यह बातें शामिल थी कि स्वास्थ्य से संबंधित जो भी योजनाएं यदि सरकार चला रही है, तो यदि कोई मेंटल अवसाद से ग्रस्त है, यदि वो अकेलापन फील करे, उसको कोई प्रॉब्लम है, तो वो किसी भी हॉस्पिटल में जा करके निःशुल्क अपना जो ट्रीटमेंट है वो करवा सकता है। तो इस अधिनियम के अंतर्गत यह बातें शामिल थी कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा आपके आसपास भी है तो आप उसे बता सकते हो, यदि वो मेंटल प्रेशर या फिर अवसाद या किसी डिप्रेशन कुछ भी फील कर रहा है, तो इस योजना के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके, जो कैसा हो, सरकारी हो या सरकार के अंतर्गत किसी कार्यक्रम के थ्रू, योजना के थ्रू आ रहा है, तो वहां पे आप फ्री हेल्थ चेकअप करा सकते हैं, फ्री जाकर के कंसल्टेंसी ले सकते हैं, फ्री दवाइयां ले सकते हैं। इसी के बाद एक हेल्पलाइन नंबर जारी की गई थी, दैट इज किरण हेल्पलाइन नंबर, आशा की एक किरण, और इसका नंबर था 1800-599-0019। मैं यहाँ पर नंबर लिख देती हूँ, यदि किसी को भी प्रॉब्लम है या वो ये चीज़ फील कर रहा है जो मेरी वीडियो देख रहा है, तो वह इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। किरण हेल्पलाइन नंबर है, सरकार द्वारा शुरू की गई थी किरण हेल्पलाइन नंबर। क्या थी? 1800, इसके बाद है आपका 599, ठीक है, अंत में है 0019, ठीक है। ये पूरा नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, 24/7 है, आप इस पर बात कर सकते हैं, चिकित्सीय परामर्श ले सकते हैं। तो सरकार के द्वारा यह शुरू किया गया था। अब आगे जाते हैं इस वाली न्यूज़ पर। क्या है कि यहाँ पर कमजोर आदिवासी जो समूह हैं उनके लिए यह योजना लाई गई है, दैट इज 24,000 करोड़ की यह योजना है, सरकार द्वारा शुरू की गई है। कौन कौन सी इसके अंतर्गत 3 योजनाएं हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है हमारा, और इसी दिवस के अवसर पर विशेष रूप से जो कमजोर जनजातीय समूह हैं उनके लिए यह सेवाएं शुरू की गई हैं, उनके लिए यह योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत कौन कौन सी 3 योजनाएं शामिल हैं? तो सबसे पहला आ जाता है आपका विकसित भारत संकल्प, दूसरा है आपका प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह विकास मिशन, और तीसरा है आपका प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है। तो ये 3 योजनाएं हैं जो इसके अंतर्गत कार्य करेंगी। अब बात कर लेते हैं इन योजनाओं को कब और क्यों शुरू किया गया, क्या क्या चीजें इन तीनों योजनाओं के अंतर्गत शामिल हैं। तो बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जनजाति गौरव दिवस हम मनाते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। आगे आ जाते हैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इसके अंतर्गत यदि मैं बात करूं तो टोटल 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 75 विशेष रूप से ये जो आपके जनजाति समूह है PVTGs, इनको शामिल किया गया है, जो विशेष रूप से कमजोर वर्ग है, कमजोर जनजाति समूह है। टोटल कितने हैं? 75 ये इसमें शामिल किए गए हैं। साथ ही साथ इनकी जो संख्या का आंकड़ा लगाया गया है, दैट इज 28 लाख लोग इस जनजाति समूह में चिन्हित है जो इस योजना का लाभ उठाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो विभिन्न जनजातीय समूहों को क्या करना है? आवश्यक समर्थन देना है, यानी कि उनको शिक्षा प्रदान करनी है, उनके घरों में बिजली होनी चाहिए, रहने के लिए आवास होना चाहिए, खाने के लिए खाना उन्हें मिलना चाहिए, ठीक है, गैस की सुविधाएं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उन्हें उपलब्ध कराना है, विकास की मुख्य धारा में उनको शामिल करना है, कनेक्टिविटी प्रदान करना है, रक्षा और पोषण करना है, और विकसित भारत संकल्प यात्रा देख लेते हैं। इसमें क्या है? तो इसके अंतर्गत इसका उद्देश्य है कि स्वच्छ सुविधाएं प्रदान की जाएं, जैसे मैंने बताया वित्तीय सेवाएं, विद्युत कनेक्टिविटी, LPG सिलेंडर प्रदान करना है, आवास, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छ पेयजल, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल हैं। तो हर योजना में आप देखते हो कि इसी प्रकार की जो बिंदु हैं उनको शामिल किया जाता है। वो मुख्य धारा में आएंगे, वो स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे, तो शायद वो जो एक कहते हैं ना कि बहुत टाइम यदि किसी परिवार में कुछ चीज़ें चल रही हैं तो कोई एक ही काफ़ी होता है जो वो पूरे परिवार की रूपरेखा बदल देता है।
ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही है कि यदि कोई भी एक व्यक्ति को यदि शिक्षा मिल जाती है, दीक्षा मिल जाती है, तो शायद उनका जो आर्थिक स्तर है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाए, वो मुख्य धारा में शामिल हो जाए। ठीक है, यात्रा के दौरान जो भी विवरण प्राप्त होगा उस पर लाभार्थियों का नामांकन किया जाएगा और शुरुआती चरण में यह यात्रा महत्वपूर्ण जनजाति जनसंख्या वाले जिलों से शुरू की जानी है और इसके बाद फिर देश भर के जिलों में जाएगी। यानी कि यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनजातीय समूह है इस प्रकार के, वहाँ से इस प्रोग्राम को शुरू किया जाना है। आगे देखते हैं PMPVTG मिशन। तो इसका उद्देश्य है पिछड़ी और अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, इन तीनों का जो मेन उद्देश्य है वो सारा कुछ यही है। ठीक है, आगे आ जाते हैं डिजिटल विज्ञापन नीति 2023। इसके बारे में बात करते हैं, हाल ही में इसको अभी लॉन्च कर दिया गया है। चलिए, तो सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने केंद्रीय संचार ब्यूरो को, ये इंपॉर्टेंट है, डिजिटल मीडिया क्षेत्र के अभियानों का संचालन करने के लिए अनुमति दे दी है और इसी के लिए डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को स्वीकृति दी है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर केंद्रीय संचार ब्यूरो, ये क्या है और ये क्या कार्य करता है। तो केंद्रीय संचार ब्यूरो जो है यही सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत जितनी भी सरकार की योजनाओं से रिलेटेड आप देखते हो ऐड आ रहे हैं, ठीक है, उनका प्रचार प्रसार करना है, कहाँ पर कौन सा ऐड लगना है, होल्डिंग्स लगनी है, टीवी में आप एड्स आते हुए देखते हो, तो ये सारा कार्य जो होता है वो केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा ही संचालित किया जाता है। ठीक है, तो भारत के विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों, योजनाओं, इन सब का संचालन ये करता है। अब इसके तहत क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, चलिए इन पे बात कर लेते हैं। तो इसके तहत अब जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो गया, FB हो गया, ठीक है, ट्विटर हो गया, इनका प्रयोग, जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, जिन जिन लोगों के जो व्लॉगर्स हैं, जिनके बहुत सारे मान लीजिए मिलियंस में फॉलोवर्स हैं, जितने भी पॉडकास्ट चैनल हैं बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो इन सबको अब शामिल किया जाएगा सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों, इन सबको विस्तारित करने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो अब इन प्लेटफॉर्म पर भी सरकार का जो एडवर्टीजमेंट है वो किया जाएगा और यही है आपका क्या, केंद्रीय डिजिटल विज्ञापन नीति 2023। ठीक है, तो अब सरकार पूरी तरह से डिजिटल होने वाली है। योजना के तहत आवेदन करने वाले प्लेटफॉर्म्स जो भी ये चाहते हैं कि इनके प्लेटफॉर्म पर सरकार की योजनाएं या उनके एड्स आएं, तो वह प्लेटफॉर्म लगभग 1 साल पुराना होना चाहिए, तभी वह इस योजना के लिए एलिजिबल होंगे। तो 1 वर्ष पुराना उनका प्लेटफॉर्म होना चाहिए, तब वो इस योजना के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पर इस प्रक्रिया के माध्यम से 3 वर्ष तक यह वैध रहेंगी। जब से इनको आवेदन मिल जाएगा तब से 3 साल तक वहाँ पे कंटिन्यू गवर्नमेंट के एड्स, योजनाएं ये आती रहेंगी। इसके बाद OTT प्लेटफॉर्म एम्बेडेड इन फिल्म विज्ञापनों, प्रचार, जो ब्रांडिंग गतिविधियां हैं, इनका प्रस्तुतिकरण किया जाएगा सूचीबद्ध तरीके से कि कैसे क्या क्या कार्य होने हैं। ये आपकी आज न्यूज़ थी जो मैंने आपसे बात करी, चर्चा करी, क्या क्या चीज़ें। आई होप आपको समझ में आई होंगी। ये आपके एग्जाम के लिए डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं हर एक चीज़ इसमें कवर कर देती हूँ, हर एक एक्सपेक्ट कवर कर देती हूँ कि कहाँ क्या क्या होगा, कहाँ क्या क्या चीज़ें शामिल हैं इसमें या की गई हैं। अंत में आपको लिए प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि भारत इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के 4 स्तंभों में से किसका भागीदार नहीं है। ठीक है, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ ऊर्जा, कराधान या लचीला व्यापार। चलिए एक बार फिर से यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फेयर इकोनॉमी, क्योंकि मैंने आगे इंग्लिश में ही बताया था तो शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, साथ ही साथ इससे ऊपर वाला आपका क्या था, क्लीन इकोनॉमी। इसके बाद क्या करना है, कनेक्ट करना है, कनेक्ट इकोनॉमी। और एक अंत में आपका बच जाता है दैट इज रेजिलिएंट इकोनॉमी, दैट इज रेजिलिएंट इकोनॉमी। ठीक है, तो ये है, आप में से बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा स्तंभ है या पैर है जिसमें भारत शामिल नहीं है। तो इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर अवश्य दीजिएगा, और बहुत सारे लोग अब पार्टिसिपेट करते हैं, मैं उनके कमेंट पढ़ती हूँ, लाइक भी करती हूँ। थैंक यू सो मच, कमेंट में ज़रूर आंसर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।